हेलो, वेलकम बैक टू ऑन योर चैनल ए कुमार क्लासेस। आप सभी को अपने इस ए कुमार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का सेशन हम लोग फिजिक्स का लेने वाले हैं। और फिजिक्स में इंट्रो पार्ट जो कि पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, और प्रकाश को लेकर के जो बेसिक बिंदुवार जानकारियां हम लोगों के पास होनी चाहिए, इसको लेकर के हमने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था। अगर जो बच्चे हमारी पहली वीडियो को नहीं देखे हैं, जाएं, उनके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ हमारे चैनल पर, और प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और पार्ट 1 इसका फिजिक्स का पार्ट 1 आप देखें लाइट का, उसके बाद आप सेकेंड वीडियो को देखें। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट को एब्जॉर्ब करके लाए। वर्तमान एग्जाम को एनालिसिस करते हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं आजकल, उस दृष्टिकोण से हम लोगों की तैयारी कैसे बेहतर हो, इसको लेकर के हमारा चैनल प्रयास कर रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको जिन टॉपिक में जिस भी बिंदु में आपको समस्या उत्पन्न होगी, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही साझेदारी भरा रहेगा, और हम प्रयास करेंगे कि आपको आपकी समस्या से अवगत करा देंगे, ताकि आपको हमारे वीडियो लेक्चर में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। तो इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है लाइट में हम लोग आज पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और इसमें हमने प्रतिबिंब का जिक्र किया था। पिछले वीडियो में हमने प्रतिबिंब बताया था आपको। तो प्रतिबिंब क्या होती है कि दर्पण से जब प्रकाश गुजरती है, तो दर्पण से परावर्तित होकर के जिस बिंदु पर पड़ती है या पड़ती हुई प्रतीत होती है, तो वहां जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वहां जो प्रकाश की किरणें मिलती है, उसे ही हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, आपको पता होगा प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। एक आभासी प्रतिबिंब और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो इन सभी चीजों को हमने पिछले लेक्चर में देखा था, और इसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग आज प्रकाश नामक चैप्टर में हम लोग आज दर्पण को समझेंगे। दर्पण क्या होता है। तो प्रकाश के कारण जो भी घटनाएं, प्रकाश में जो भी घटनाएं घटती है, चाहे प्रतिबिंब बनने की हो या कोई भी घटनाएं घटती है, उसके लिए जिम्मेदार होता है दर्पण। तो आइए हम लोग दर्पण को समझते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। पहले हम लोग समतल दर्पण को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। समतल दर्पण को पढ़ने के बाद हम लोग गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे। हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जिस भी बिंदु को पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हुए चलेंगे, ताकि यहां से इस टॉपिक से अगर प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं तो हमसे गलती होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है। तो परावर्तन के लिए देखिए, ड्रॉ करने के लिए, फिगर बनाने के लिए, आप अगर चाहते हैं कि प्रतिबिंब को फिगर के माध्यम से दिखाएं, तो इसके लिए आपको कम से कम दो प्रकाश की जरूरत होगी। प्रतिबिंब को दिखाने के लिए दो प्रकार की प्रकाश की जरूरत होगी। तो इन दो प्रकाश को हम लोग समझते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये समतल दर्पण बना, मतलब परावर्तक सतह यानी समतल दर्पण है। और समतल दर्पण में ये वस्तु रखा हुआ है। मान लीजिए वस्तु यहाँ पे रख दिया गया है, और वस्तु से एक प्रकाश तिरछी प्रवेश कराई जा रही है। और प्रकाश ये जो तिरछी आ रही है, और जैसे ही समतल दर्पण पर पड़ती है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो तिरछी आती हुई प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इधर इस दिशा में ये परावर्तित हो रही है, और
इस किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हम आपतित किरण बोलते हैं। जबकि इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। उसके बाद एक प्रकाश हमने वस्तु से गुजारा तिरछी, जो समतल दर्पण पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली गई। तो हमें दो प्रकाश की जरूरत होगी, जिसमें एक प्रकाश आप देख सकते हैं वस्तु से हमने लंबवत गुजारा है। जब एक प्रकाश लंबवत समतल दर्पण से गुजारा जाता है तो ये जिस माध्यम में आता है, देखिए आपको आता हुआ दिख रहा होगा, जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में टकरा करके लौट जाता है। तो आप देखिए लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद, समतल दर्पण पर पड़ने के बाद जिस माध्यम में आई है और उसी माध्यम में लौट गई। आपको इधर दिख रहा होगा, इधर लौट रही है, और ये तिरछी आती हुई प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होकर के इस दिशा में जा रही है। तो देखिए कहीं भी ये प्रतिबिंब, ये किरण और ये किरण परावर्तन के बाद मिलेगी नहीं, और मिलेगी नहीं तो हमें दिखाई नहीं देगा, पता नहीं चलेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कल्पना कर सकते हैं, इमेजिंग कर सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना होगा, दर्पण के पीछे। अब देखिए यहाँ वस्तु है, यहाँ क्या है, प्रतिबिंब। तो हम मान लेंगे, मतलब इमेजिंग कर लिए कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक हो सकता है? हम बोलेंगे नहीं। जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा, यानी आभासी होगा। आप काल्पनिक बोले या आभासी बोले, बात एक ही है। तो दर्पण के पीछे बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। और देखिए जितना दूरी वस्तु है उतने दूर पर प्रतिबिंब है, जिस आकार की वस्तु है उसी आकार का प्रतिबिंब है। यानी हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में जहां वस्तु रखी जाती है, जितना दूर वस्तु होता है उतना दूर उसका प्रतिबिंब होता है। जहां वस्तु को रखी जाती है जितना दूर, वहीं उतना ही दूर पर प्रतिबिंब बनता है। जिस आकार का वस्तु होता है उसी आकार का प्रतिबिंब होता है, और सीधा होता है। दर्पण के पीछे बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसको समझ चुके होंगे। फिर आइए देखते हैं समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं? देखिए समतल दर्पण की विशेषता, पहला यहां ध्यान दीजिए। समतल दर्पण की विशेषता क्या है कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। अभी हमने फिगर से भी आपको समझाया कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ की प्रतिबिंब, ये वस्तु रहा और ये प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद देखिए दूसरा विशेषता अगर हम लोग देखें तो वस्तु के आकार के बराबर बनता है। वस्तु के आकार के बराबर। अगर मान लीजिए यहाँ जितना आकार है, जिस साइज का वस्तु है उसी आकार का प्रतिबिंब भी बन रहा है, यानी दोनों का आकार जो होगा, साइज होगा, वो इक्वल होगा, बराबर होगा। फिर हम लोग तीसरा स्थिति देखते हैं, तीसरा विशेषता देखते हैं। तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब तो सीधा है ही, उसके बाद आभासी तो है ही, और एक चीज गौर करने वाली बात है कि पार्श्विक रूप से उल्टा दिखता है। यानी समतल दर्पण के सामने आप जाते हैं तो दर्पण के सामने अगर आप अपना हाथ, दायां हाथ इशारा करते हैं, दायां हाथ उठाते हैं, तो उधर से आप देखिएगा दर्पण में आपको जो प्रतिबिंब होगा वो बायां हाथ आपको उठाते हुए दिखेगा। यानी आप राइट कान को पकड़िएगा तो दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा आपका लेफ्ट कान को पकड़ते हुए दिखाई देगा। तो इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा दिखाई देना। उसके बाद चौथी विशेषता की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वस्तु की दूरी, देख लीजिए, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। और अभी हम इन सभी चीजों को फिगर के माध्यम से समझाया, और जो समझाया हमने उन्हीं चीजों को लिखा है ताकि आप एक बार देखें, समझें, उसके बाद आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर ले, ताकि आपकी माइंड में ये चीजें छप जाए और आपको बार बार पढ़ने की समस्या ना हो। एक बार फिगर के माध्यम से पढ़े और पूरी तरीका से माइंड को एकदम सेट कर दे कि हमसे यहां से आने वाली प्रश्न गलती नहीं होगी।
तो आगे विशेषता की अगर हम बात करें, पांचवी विशेषता को देखें तो वस्तु तथा दर्पण को मिलाने वाली रेखा, आप देख रहे हैं वस्तु यहाँ है, दर्पण यहाँ है और प्रतिबिंब यहाँ है। तो वस्तु तथा दर्पण को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंबवत होती है। आपको दिख रहा होगा कि दर्पण पर यह रेखा क्या है, लंबवत है। और इन्हीं चीजों को हमने यहां पर लिखा है, विशेषता में लिखा है। उसके बाद एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको ध्यान देना है, यहां आपको स्टार मार्क करके रख लेना है, स्टार मार्क करके रख लेना है, क्योंकि यहां से प्रश्न जब भी बनता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहां हम लोगों को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है ही नहीं। आइए देखते हैं, आपतित किरण का जो विचलन होता है, विचलन वो 180 डिग्री माइनस 2i होता है, यानी 180 डिग्री माइनस क्या होता है, 2i होता है। आइए हम लोग समझते हैं ये 180 डिग्री क्या होता है और 2i क्या होता है। देखिए आपको हम फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये समतल दर्पण है, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से, ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण में तिरछी प्रकाश की किरण आ रही है, तो आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। उसके बाद जैसे ही दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद ये टकरा करके वापस लौट जाती है। अब देख रहे लौटने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, तो परावर्तित किरण। एकदम आराम से समझिएगा, थरपड़ाने की कोई जरूरत है नहीं, इसको परावर्तित किरण बोलेंगे। उसके बाद आपको एक दिख रहा होगा नॉर्मल, जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच देखिए कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। हम लोग आगे बात करेंगे इन बिंदुओं पर, आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक एंगल क्रिएट हो रहा है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं और इसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद आप देखिए कि प्रकाश की किरणें आई और टकरा करके वापस लौट गई। उसके बाद आप देखिए कि हम एक किरण काल्पनिक रूप से दर्पण के पीछे, क्योंकि समतल दर्पण है और समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, तो आप यहां देख सकते हैं एंगल आई एंगल आर, यहां से यहां तक का जो टोटल एंगल होता है, टोटल कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। यहां से यहां तक टोटल कोण होता है 180 डिग्री। और आगे हम लोग परावर्तन के नियम में चर्चा करेंगे कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी आई बराबर आर है, आर आई के बराबर है, हम लोग बोल सकते हैं 2i बोल सकते हैं। और यहाँ जो विचलन हुआ है, ये विचलन जो हुआ है, विचलन तो टोटल यहाँ 180 डिग्री है और टोटल 180 डिग्री में ये आई और ये आई 2i क्या करेंगे हम लोग माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा विचलन निकल जाएगा। तो आपतित किरण का विचलन कितना होता है, तो 180 डिग्री माइनस 2i, यानी 180 डिग्री में 2i को हम लोग घटा लेंगे तो आपतित किरण का विचलन हमें प्राप्त होगा। इसको आप स्टार मार्क लगा करके रख सकते हैं। उसके बाद अगली विशेषता की ओर हम लोग बढ़े, सातवीं विशेषता की बात करें, यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने भी चाल से गतिमान है, ध्यान दीजिएगा, भी चाल से गतिमान है, तो वस्तु और प्रतिबिंब की सापेक्ष गति 2 भी होगी। आप यहां ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी वस्तु दर्पण के सापेक्ष भी चाल से गतिमान है तो उसका प्रतिबिंब जो होगा, यानी वस्तु और प्रतिबिंब की जो सापेक्ष गति होगी वो 2 भी से होगी, यानी 2 गुनी से होगी। इसको भी हम लोग फिगर के माध्यम से, फिगर आप लोगों के लिए रखा है ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। आप देखिए, यहां देखिए, दर्पण से वस्तु दूर जा रही है, भी वेग से वस्तु दूर जा रही है, देखिए इसका प्रतिबिंब भी 2 भी से क्या होगा, दूर जाएगा। उसके बाद आप यहां देख सकते हैं वस्तु भी वेग से दर्पण के सामने जा रही है, तो आप एक चीज और देखिएगा कि प्रतिबिंब भी आपको जो है ना 2 भी वेग से ही दर्पण के करीब आते हुए आपको दिखाई देगा। ये विशेषता है, आप ध्यान रखिएगा इन चीजों को। उसके बाद आठवीं और अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, जैसे कि रेलवे की एग्जाम जो हो जाते हैं यहाँ से प्रश्न बराबर बनता है।
अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, अब देखिए यहां दो समतल दर्पण की बात कर रहा है। दो समतल दर्पण जब थीटा कोण पर स्थित हो, है ना, और उनके बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या, यानी दो समतल दर्पण को इस तरह से हम लोग सेट करेंगे, इस तरह से रखेंगे कि उसके सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, कितना प्रतिबिंब बनेगा, इसको जान सकते हैं हम लोग। इसके लिए फॉर्मूला होता है n बराबर 2 पाई बटा थीटा। यहां आपको पाई को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। पाई के लिए जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। 2 पाई हम लिखें तो इसका मतलब हो गया 360 डिग्री, या इसी को बोलते हैं हम लोग इसी को हम लोग निकालते हैं 2 पाई थीटा माइनस 1 करके। अब देखिए आंसर, यहां ध्यान रखना है कि आपको आंसर हमेशा विषम लेना है, विषम। अगर कैलकुलेशन हम करें सम में हमारा आंसर आ रहा है तो जो ऑप्शन सम में होगा इस पर हम लोग क्लिक नहीं करेंगे, विषम आंसर हमेशा लिया जाता है। चलिए फिगर के माध्यम से इसको हम समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए एक समतल दर्पण हमने यहां लगाया और दूसरा समतल दर्पण हमने यहां लगाया, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री के पास है, यानी 90 डिग्री है, पूरे 90 डिग्री है, और हमने वस्तु को इस स्थान पे रखा। तो देखिए समतल दर्पण यहां भी है, समतल दर्पण यहां भी है। अब इसमें हम क्या बता सकते हैं कि कितना इस वस्तु का फोटो बनेगा, कितना नंबर ऑफ फिगर बनेगा, इसको हम लोग कैसे बता सकते थे। इसके लिए हमने फॉर्मूला की बात किया कि अगर आपको प्रतिबिंब की संख्या निकालना हो समतल दर्पण में तो आप क्या कीजिए, n बराबर 2 पाई बटे थीटा लगाइए, और कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको आंसर्स इवन में आ रहा है तो आपको -1 करके ऑड में ले आना है और आंसर आपको टिकअप करना है। जैसे देखिए n बराबर 2 पाई बटे थीटा 2 हम बता दिए थे कि 2 अब पाई का मान होता है 180 डिग्री। तो यहां आप देख सकते हैं 360 डिग्री, 2 पाई यानी 360 डिग्री बटा थीटा का मान यहां आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री। अगर इसको हम काटे तो 4 बार में कटा, तो आप शब्द यहां 4 बार में जब कटा तो 4 तो आंसर ऑप्शन में रहेगा। आपको अगर एग्जाम्स में दिए जा रहे हैं ऐसे प्रश्न तो ऑप्शन में 4 रहेगा, लेकिन आपको 4 नहीं लगाना। आंसर हमेशा क्या लेना, आपको विषम में लेना है। तो 4 - 1 करेंगे तो 3। अगर समतल दर्पण को, यानी दो समतल दर्पण को 90 डिग्री पर सेट किया जाता है और उसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है तो प्रतिबिंब की जो कुल संख्या होगी वो 3 होगी। कैसे होगी इसको हमने करके देखा, और आप लोग इसको लगातार प्रैक्टिस करके और देख सकते हैं। फिर आगे देखिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने एक और प्रश्न को रखा है। अब क्या किया हमने कि दो समतल दर्पण लिया और दोनों को 120 डिग्री एंगल पर इसको हमने सेट किया और वस्तु को यहां रखा। अब देखिए यहां जो कोण बन रहा है 120 डिग्री बन रहा है, यहां थीटा का जो मान हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग फॉर्मूले पे बैठाएंगे तो n इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई थीटा, या इसी को हम लोग 360 बटा थीटा बोलते हैं। तो 360 और थीटा का मान यहां से आप लिख सकते हैं 120। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 कट के आएगा। तो आपको ध्यान देना है यहां हमने 4 में से 1 करके उत्तर लाया और यहां हम यही उत्तर लगाएंगे, हमारा आंसर यही होगा। कारण यहां जो कैलकुलेट करने के बाद हमको जो आंसर आया था वो एक इवन नंबर था। आंसर हमेशा हमको ऑड में लेना है, तो ऑड में लेने के लिए यहां -1 किए। तो यहां देखिए आंसर कैलकुलेट करने के बाद हमारा ऑड में ही आया है। तो हम आपको बता दिए कि आपको जब भी आंसर लेना है तो ऑड में ही लेना है, आपको इवन में नहीं लेना है। तो इस तरह से इन प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सभी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। चलिए, हम लोग समतल दर्पण की विशेषता को पढ़ा, और विशेषता के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बन सकती है प्रतियोगिता परीक्षा में, हमने उन सभी पहलुओं को डिस्कस किया। और आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो आवर्धन आपको दिख रहा होगा। आवर्धन क्या होता है, देखिए आवर्धन से हम लोग प्रतिबिंब के आकार का पता लगाते हैं, यानी प्रतिबिंब के साइज का पता लगाते हैं कि प्रतिबिंब कितना बड़ा है कितना छोटा है, यानी आकार का हम लोग पता लगा सकते हैं। और आकार की पता लगाने के लिए हमें आवर्धन का ज्ञान होना जरूरी है। तो हम लोग आवर्धन को समझते हैं कि आवर्धन क्या है। जैसे मान लीजिए आपको आवर्धन 3 लिखा हुआ है। अगर आपको आवर्धन 3 अगर बता दिया गया कि कोई दर्पण है उसका आवर्धन इतना है 3 है, तो हम लोग समझेंगे कि प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब
वो वस्तु से 3 गुना बड़ा होगा, 3 गुना बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो आवर्धन से प्राप्त होती है। यहां आपको लिखा हुआ है, आप समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए आवर्धन होता क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है। यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी और जो वस्तु की ऊंचाई होगी, इन दोनों के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। उसके बाद समतल दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में हम लोगों को ध्यान देना है कि समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है ना, हमेशा ऑलवेज आवर्धन जो होता है वो +1 होता है, 1 होता है। हमेशा आवर्धन 1 होता है। कई बार एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है, समतल दर्पण में आवर्धन हमेशा क्या होता है? +1 होता है। तो चलिए आगे हम लोग समतल दर्पण के उपयोग की बात करें। समतल दर्पण का उपयोग क्या है? देखिए उपयोग, हम लोग जो हमारे घरों में दर्पण लगाए होते हैं चेहरा देखने के लिए, वो भी समतल दर्पण ही होता है। तो सबसे ज्यादा उपयोग इसका कहां पे हो रहा है? चेहरा देखने में हो रहा है। उसके बाद पेरिस्कोप या बहुदर्शी बनाने में भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद व्यस्त मार्ग, इन बहुत बड़ा शहर जहां है और कई सड़कें, मतलब घना सड़क है और उन सड़कों के मोड़ बहुत खतरनाक होते हैं। एक साइड से गाड़ी आ रही है, एक साइड से गाड़ी जा रही है, तो अगर खतरनाक मोड़ है तो उस मोड़ पर चालक को सुविधा के लिए, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटे, इसके लिए मोड़ पर समतल दर्पण लगा दिया जाता है ताकि चालक को आसानी से पता चले कि गाड़ी किधर से आ रही है और किधर को जा रही है। यानी आराम से गाड़ी को देख सकता है ड्राइवर। तो ये समतल दर्पण का उपयोग हो गया ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सकता है। तो ये समतल दर्पण का उपयोग था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समतल दर्पण अच्छी तरह से समझ में आई होगी। फिर हम लोग आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे गोलीय दर्पण को लेकर के। एकदम बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे दर्पण, क्योंकि दर्पण से जब भी सवाल पूछा जाता है तो नॉर्मली जो साधारण बच्चे होते हैं उनसे प्रश्न एग्जाम्स में गलत हो जाते हैं, क्योंकि उनका कंसेप्चुअली क्लियरिटी नहीं मिल पाती है। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको फिगर के माध्यम से आपके अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार चीजों को माइंड में एकदम बिल्कुल ड्रिल्ड कर दिया जाए, ताकि प्रश्न आए और जो हम पढ़े हुए हैं वो हमसे गलत ना हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।